हेलो, मैं चित्रलाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 में समाजशास्त्र का तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत फैमिली जो अध्याय है उसके संदर्भ में फैमिली के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पूर्व में भी परिवार के संदर्भ में पूर्व के व्याख्यान में बताया गया था कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार की क्या आवश्यकता है, उसके क्या उद्देश्य है, क्या इम्पोर्टेंस है परिवार की। तो हम आज परिवार के प्रकार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैसे तो मोटे रूप से परिवार को दो ही बताया है, एकाकी और परिवार और संयुक्त परिवार। जो छोटा परिवार होता है उसको एकाकी परिवार, और जो बड़ा जिसमें 2 या 2 से अधिक 3 पीढ़ी तक के व्यक्ति रहते हों उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। लेकिन समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के आधार पर परिवारों के कई प्रकार बताए, तो उन सब प्रकारों के संदर्भ में हम एक एक करके उसका संक्षिप्त में आपको चर्चा करूँगा कि परिवार का जो प्रकारों का जो आधार है, किस आधार पर भारतीय समाज में परिवार का विकास बताया है, विभाजन बताया, प्रकार बताया, टाइप्स बताए हैं। तो उसमें पहला जो बेसिस जो है जिसके आधार पर परिवार का निर्माण किया गया है वह है संख्या के आधार पर परिवार। संख्या के आधार पर परिवार कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें 3 प्रकार बताए। पहला केंद्रीय मूल नाभिक या दाम्पत्य मूलक परिवार, यानी संख्या के आधार पर ये जो परिवार हैं जिसको हम प्राइमरी न्यूक्लियर एंड कॉन्जुगल फैमिली कहते हैं, यानी ये परिवार का सबसे छोटा रूप है जो एक पुरुष, एक स्त्री तथा उस पर आश्रित बच्चे से मिलकर बना होता है। इसमें अन्य रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें अविवाहित होने तक ही इसके सदस्य रह सकते हैं। वर्तमान में जो औद्योगिक नगरीय समुदाय हैं में इस तरह के परिवार देखे जा सकते हैं। दूसरा परिवार है संयुक्त परिवार अर्थात जॉइंट फैमिली। इस परिवार के अंतर्गत 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी भी सामूहिक होती है, उनकी रसोई एक ही होती है और एक ही रसोई का बना हुआ भोजन वह लेते हैं। साथ ही सामूहिक पूजा के अंतर्गत भी वह सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। तो परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से वो संबंधित होते हैं अर्थात जुड़े हुए होते हैं। इसमें सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिकारों एवं दायित्वों को निभाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत जेडी मैन ने भी अपनी पुस्तक थी द हिंदू लॉ एंड कस्टम में मालाबार के नायरों में प्रचलित जो संयुक्त परिवार था जिसे थारवाड़ कहते हैं, तो ये एक थारवाड़ जो परिवार है वो जॉइंट परिवार का ही एक रूप है। तीसरा संख्या के आधार पर जो परिवार है, तीसरा है विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं, यानी ये एक पक्षीय या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारी का भी ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो पाता, क्यों कि ऐसे परिवारों में सदस्यों की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वे परिवार के हालांकि सभी ज़्यादा होते लेकिन फिर भी इसमें परिवार की जो मुख्य है उसको सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो विस्तृत परिवार में ब्लड रिलेशन के साथ साथ दूसरे रिलेशन वाले व्यक्ति भी सम्मिलित कर सकते हैं, जिसको विस्तृत परिवार कहते हैं। तो ये हुआ संख्या के आधार पर परिवारों का प्रकार। तो संख्या के आधार पर 3 प्रकार बताए गए।
पहला मूल परिवार, या इसको हम नाभिक या केंद्रीय परिवार भी कह सकते हैं, दूसरा संयुक्त परिवार और तीसरा विस्तृत परिवार। तो ये हुआ संख्या के आधार पर परिवारों के 3 प्रकार। दूसरा से आधार जिसके आधार पर परिवारों का प्रकार है उसमें है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, अर्थात निवास के आधार पर। निवास के आधार पर भी परिवार कौन कौन से हैं समाज में जिसको हम देखे जा सकते हैं, उसमें है पहला पितृस्थानीय परिवार, अर्थात यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति व उसके माता पिता के साथ रहने लगती है तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदुओं, मुसलमानों, भील, खड़िया कई में ये प्रथा जो है पितृस्थानीय पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। दूसरा है मातृस्थानीय परिवार, इसके विपरीत अर्थात पितृस्थानीय की विशेषता के विपरीत वाली विशेषता वाले जो परिवार हैं वो मातृस्थानीय परिवार है। इसमें जब विवाह के बाद पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थान परिवार कहते हैं। भारत में ऐसी कुछ जनजातियां हैं जिन जनजातियों में इस प्रकार के परिवार देखे जा सकते हैं, जिसमें मालाबार के नायरों में काशी, गारा, ये जो जनजातियां हैं इसमें ये जो है ये मेट्री लोकल जो परिवार हैं वो देखे जा सकते हैं। तीसरा है नव स्थानीय परिवार, नियो लोकल, अर्थात जब पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति के पक्ष के लोगों के साथ और न ही वह पत्नी के पक्ष के लोगों के साथ रहती है, अर्थात वह अपना अलग नया स्थान नया घर बना करके वो रहने लग जाते हैं, तो ऐसे परिवार को नवस्थानीय परिवार की संज्ञा दी जा सकती है। चौथा इसमें बताया है मातृ पितृस्थानीय परिवार, बायोलोकल, अर्थात कई समाजों में नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के भी साथ रहने को बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ वे रह सकते हैं, तो ऐसे परिवारों को हम मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। फिर इसमें पांचवा है मामा स्थानीय परिवार। ऐसे परिवारों में नवविवाहित जो जोड़ा होता है, दंपति होता है, वह पति के माँ के भाई अर्थात मामा के परिवार में जाकर रहने लगते हैं। ऐसे जो ट्रोबिरियांडा द्वीप वासियों में ये प्रथा प्रचलित है, यानी विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित माता के यहाँ रहने को चला जाता है। करेक्ट। फिर एक और परिवार बताया गया इसमें निवास स्थान के आधार पर द्विव स्थानीय परिवार, डियो लोकल, अर्थात कुछ स्थानों पर ऐसे परिवार हैं जहाँ विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और अंसाटी जनजातियों में इस प्रकार के परिवार देखे जा सकते हैं। पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार में ही रहता है, तो कुछ मानव शास्त्री इसे नाटो लोकल परिवार भी कहते हैं। तो इस तरह से निवास स्थान के आधार पर कुल 6 परिवार बताए गए थे। पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मातृ पितृस्थानीय, मामा स्थानीय और द्विस्थानीय। ये दूसरा आधार था परिवार के प्रकार का, जिसको हम निवास के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तीसरा जो आधार है परिवार के प्रकारों का, वह आधार है ऑथोरिटी, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, अर्थात अधिकार के आधार पर। अधिकार के आधार पर भी समाज में जो परिवार हैं उनमें कौन कौन से हैं हम उसको देख सकते हैं। तो उसमें है पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होते हैं, तो वही परिवार का नियंत्रण भी करते हैं। दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता या स्त्री में ही अधिकार व सत्ता निहित होती है, वही परिवार पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य भी करती है। तो ऐसे परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जनजातियां हैं
जिसमें इस तरह के परिवार के उदाहरण हम देखे जा सकते हैं या कह सकते हैं, जिसमें नायर परिवार है, गारो जनजाति के हैं। तो ये जो परिवार हैं इनमें ये मातृसत्तात्मक परिवार देखे जा सकते हैं। चौथा जो आधार है वो है उत्तराधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, अर्थात उत्तराधिकार के तरह, अधिकार की तरह ही एक ही परिवार में संतानों के को पद आदि दिए जाने का क्रम भी पितृपक्ष के पुत्र या मातृपक्ष की लड़कियों को दिया जाता है। तो इस प्रकार के अधिकार वाले दो तरह के परिवार समाज में देखे जा सकते हैं। एक तो पितृमार्गी परिवार, यानी ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के जो नियम हैं वो पितृपक्ष के आधार पर डिसाइड होते हैं। दूसरा मातृमार्गी, इनमें उत्तराधिकार के जो नियम हैं मातृपक्ष के आधार पर डिसाइड यानी कि तय होते हैं। तो दो प्रकार के उत्तराधिकार के आधार पर दो परिवार बताए, एक तो पितृमार्गी, दूसरा मातृमार्गी। पांचवा जो आधार है परिवार के प्रकार का वह है वंश नाम के आधार पर। तो वंश नाम के आधार पर जो परिवार हैं उसमें पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवाही और द्विनामी परिवार। तो इस तरह से ये चार परिवार जो है वंश नाम के आधार पर है। जिसमें वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है वो पितृवंशीय, जिसमें वंश परंपरा माता के नाम से चलती है वो मातृवंशीय, और कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर न निर्भर होकर के सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होती हो, तो ऐसे समाजों में उभयवाही परिवार कह सकते हैं। द्विनामी, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंधित रहता हो, अन्य दो संबंधी यानी कि नाना और दादी छोड़ दिए जाते हों, ये भी उभयवाही परिवार का एक रूप है, जिसे हम द्विनामी परिवार भी कह सकते हैं। छठा जो 6 नंबर का जो आधार है जिसके आधार परिवार का विभाजन हुआ है, प्रकार है, वो है विवाह के आधार पर। अब विवाह के आधार पर कौन कौन से परिवार हैं? उसमें एक विवाही यानी एक विवाही परिवार में एक स्त्री एक पुरुष के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे आ गए। दूसरा बहुविवाही, ऐसे में एक समय में एक से अधिक यौन साथी स्वीकृत होते हैं। बहुविवाही जिसके अंतर्गत बहुपति विवाह भी सम्मिलित या समूह विवाह जिसको हम कह सकते हैं। तो ये बहुविवाही के 3 प्रकार और हैं जो बहुविवाही परिवार में। तो विवाह के आधार पर हो गए आधार। फिर है 7वां आधार है परिवार के कुछ अन्य रूप। तो विवाह के आधार के बाद जो अन्य रूप है उसमें कौन कौन से परिवार हैं? एक है जन्म मूलक परिवार, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और जहाँ उसका लालन पालन होता है जन्म मूलक परिवार कहलाता है। दूसरा इसमें प्रजनन मूलक परिवार, अर्थात ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक स्त्री, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो ये प्रजनन मूलक परिवार कहलाते हैं। और फिर तीसरा इसी में जो अन्य परिवार जिसको हम कह सकते हैं वो है समरक्त परिवार। तो लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, समरक्त एवं विवाह संबंधी परिवार। तो समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे नायर के परिवार जो कि मातृसत्तात्मक है, में पति यदा कदा ही अपने पत्नी के यहाँ आकर रहता है। अधिकांशतः एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं। तो ऐसे परिवार की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। अन्य परिवार में एक और प्रकार है विवाह संबंधी। ऐसे परिवार में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों साथ साथ रहते हैं, पर यहाँ मुख्यतः जोर रक्त संबंध वाले परिवार पर दिया जाता है। और अंतिम है प्रेत परिवार, गोस्ट फैमिली। इस प्रकार के परिवार का उल्लेख इवांस प्रिचार्ड ने किया, जो कि अफ्रीका में नूर जनजाति में प्रचलित है। अफ्रीकी जनजाति में विश्वास है कि प्रत्येक विवाह करने का अधिकार है जिसमें उसका वंश कायम रह सके। तो कभी कभी विवाह से पूर्व ही कुछ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी पुरुष के केवल लड़कियां ही होती है या लड़के बड़े होने से पूरी मर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसके निकटतम बंधुओं का यह कर्तव्य होता है कि वे उस मर्द पुरुषों के नाम पर विवाह करें। तो ऐसे परिवार को प्रेत परिवार कहते हैं। तो अन्य परिवारों में भी हम जो परिवार का प्रकार वो 4 है, जन्म मूलक, प्रजनन मूलक, समरक्त, विवाह संबंधी और प्रेत परिवार। तो साथियों इस तरह से परिवार के जो प्रकार हैं, हमने जो प्रकार के जो आधार थे वो 7 थे,
उसके आधार पर परिवारों के प्रकार के बारे में वर्णन किया। इसके बाद अपन अगले पीरियड में करेंगे। थैंक यू।